हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, हम टॉपिक आपको क्या पढ़ा करके दे रहे थे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। उस न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक पार्ट मैंने फर्स्ट आपको पढ़ाया था। हमने आपको बताया था पोलर प्रोटिक साइट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या अफेक्ट होता है। आज हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो पार्ट पेंडिंग में है वो आज हम डिस्कस करके देने वाले हैं। तो एक दूसरा फार्मूला आया, पहला एक फार्मूला याद करो, मैंने आपको बताया था। दूसरा फार्मूला आते बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। मींस जिसके अंदर रेजोनेंस होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, मींस उस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी कम होगा। अब ऐसा होता क्यों है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? समझना बेटा यहां पर, ठीक है? चलो देखो यहां पे, जैसे मान करके चलो बेटा, ये हमारा OH है, ये निगेटिव आया, राइट है, और दूसरा मैं यहां पर लेता हूं C6H5O निगेटिव, राइट बेटा, C6H5O निगेटिव। मतलब हमें OH माइनस और C6H5O माइनस में बताना है कि किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है और किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। बेटा ये निगेटिव चार्ज है, ये भी है न्यूक्लियोफाइल, बेटा ये निगेटिव चार्ज है, ये भी है न्यूक्लियोफाइल। किस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी कम है और किस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी ज्यादा है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जिस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा हम बोलेंगे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतना ही क्या है, ज्यादा है। तो देखते हैं, ठीक है? इसको समझाने के पर्पज से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? इस एग्जाम्पल को समझना, ठीक है? ये OH निगेटिव, राइट है बेटा, और ये C6H5O निगेटिव। क्लियर हो गया? इन दोनों में से हमें बताना है कि किसका रिएक्टिविटी कम है और किसका रिएक्टिविटी ज्यादा। बेटा दोनों न्यूक्लियोफाइल है ना, निगेटिव ये भी न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव वो भी न्यूक्लियोफाइल। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर करता है? यस, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो मान करके चलिए बेटा, ये E पॉजिटिव, ये भी रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये E पॉजिटिव, ये भी रहा इलेक्ट्रोफाइल, राइट है ना। एक सिंपल समय आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल को सुनो, उसका आनंद लो और तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है और किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। एक छोटा सा और एक सुंदर सा एग्जाम्पल। O पर चार्ज क्या है? निगेटिव। यहां पर भी बेटा O पर चार्ज क्या है? निगेटिव। आप देख सकते हो इधर भी है निगेटिव, इधर भी है निगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये E पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। यस सर या नो सर? यस सर। अब ध्यान से सुनना। आप सपोज करो बेटा ये O निगेटिव कोई एक लड़का है, ध्यान से सुनना, और ये भी O निगेटिव कोई एक लड़का है। समझ में आया? ये O निगेटिव लड़का, ये भी बेटा O निगेटिव लड़का, और ये E पॉजिटिव सपोज करो कोई लड़की है, ये E पॉजिटिव लड़की और ये भी E पॉजिटिव लड़की। समझ में आया क्या? O निगेटिव लड़का, E पॉजिटिव लड़की, O निगेटिव लड़का, E पॉजिटिव लड़की। लड़का लड़की पर अटैक करने जा रहा है। समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो O निगेटिव लड़का है वो E पॉजिटिव पर बहुत तेजी से गया अटैक करने के लिए। समझ में आया? समझ में आया ना? ये जो O निगेटिव है ना बेटा, जो कि एक लड़का है, E पॉजिटिव लड़की पर जा रहा है अटैक करने। ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, यहां पर ये O निगेटिव जो लड़का है ये भी E पॉजिटिव लड़की पर जा रहा था अटैक करने, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस O निगेटिव के पीछे ये हमारा एक बेंजीन रिंग है। ध्यान से सुनना। O निगेटिव के पीछे एक हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग भी एक लड़की है। यहां पर O निगेटिव को केवल एक ही लड़की थी, उसका नाम क्या था? E पॉजिटिव। लेकिन ये जो है O निगेटिव के आमने सामने, O निगेटिव के फ्रंट साइड में भी E पॉजिटिव एक लड़की है और O निगेटिव के बैक साइड में जो बेंजीन है ये भी हमारा एक लड़की है। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ
O नेगेटिव जा रहा था E पॉजिटिव पर अटैक करने, लेकिन इसका मन थोड़ा सा हिचक गया, इसका मन थोड़ा सा डोल गया और ये धीरे से पीछे वाले लड़की के भी साइड में चला आ रहा है। देखो इधर चला आया, नहीं समझ में आया? तो बताओ बेटा कैसा है? इसका वो नेगेटिव का मन लालच में हो गया कि फ्रंट साइड से जाए या बैक साइड की लड़की को देखे, ये असमंजस में हो गया, तो जा रहा था इधर ही पॉजिटिव पर अटैक करने, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसने पीछे भी मुड़ करके देखा कि बेंजीन रिंग भी है और ये इधर भी चला गया अटैक करने, ये नीचे भी आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये अनसर्टेन हो गया, ये ई से ओ नेगेटिव के पास ऑप्शन बहुत सारे हो गए, इसके पास दो ऑप्शन है, इसका मन डवाडोल हो गया, इधर जाए या इधर आए। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर रेजोनेंस है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर रेजोनेंस है। बताइए इसके अंदर कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं सर, लेकिन यहां पर रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज इधर देखो डीलोकलाइज हो गया, तो राइट है, तो नेगेटिव चार्ज इधर भी आ गया, तो इधर जाने की कैपेसिटी उतना ज्यादा नहीं होगा। फिर से सुनो, नेगेटिव चार्ज इधर बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज ई पॉजिटिव पर उतना तेजी से अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि ओ नेगेटिव एक ही ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है, तो तुरंत ई पॉजिटिव के पास चला जाएगा अटैक करने, लेकिन ओ नेगेटिव के पास दो ऑप्शन है, इधर भी ऑप्शन है, उधर भी ऑप्शन है, इसका मन डवाडोल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डीलोकलाइज होने की कोशिश करेगा, साथ में इधर भी जाएगा, तो इधर जाने की टेंडेंसी, इसके कंपैरिजन में ये इस ई पॉजिटिव पर उतना फास्ट नहीं जा पाता है, राइट है ना, क्योंकि इसको नीचे भी देखना है। तो बता दीजिए बेटा किस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी ज्यादा है? कौन न्यूक्लियोफाइल ई पॉजिटिव पर तेजी से अटैक कर रहा है? यस, OH नेगेटिव, राइट है ना। और यहां पर जो C6H5O नेगेटिव है, इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों फिनॉक्साइड आयन। ड्यू टू द रेजोनेंस इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर इधर डीलोकलाइज हो गया, इसलिए ई पॉजिटिव पर वो उतना तेजी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका रिएक्टिविटी कम होगा। तो मीनिंग क्या निकला? रेजोनेंस आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, रेजोनेंस आएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, और रिएक्टिविटी कम हो गया मतलब क्या बोलेंगे? द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर ई पॉजिटिव पर अटैक करने की रिएक्टिविटी कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे? उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो गया। इसका मतलब देखो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर क्या है बेटा? रेजोनेंस, राइट है, इसके अंदर क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। आई होप ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, राइट है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बता देना दूसरा एग्जांपल। ये है C6H5O नेगेटिव, राइट है, और मेरे प्यारे बच्चों ये है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों में से किसका रिएक्टिविटी कम है और किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है ना। नो डाउट इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, ये बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज करो बेटा ये C6H5O नेगेटिव है और सपोज करो बेटा ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, राइट है ना। इन दोनों में से हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी पहचानना है। तो सपोज करो बेटा ये भी हमारा ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और ये भी हमारा ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा अटैक करने, नेगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा अटैक करने, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा -M, यहां पर देखो ये जो बेंजीन रिंग है ये बिहेव करेगा एज अ -M, राइट है, यहां पर कीटोन ग्रुप है ये भी बिहेव करेगा एज अ -M। और मेरे प्यारे बच्चों कीटोन का -M ज्यादा होता है। एक चीज ध्यान में रखना, जिसके अंदर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, जिसके अंदर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही कम होगा। बताओ, रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितना तेजी से रेजोनेंस बनेगा हम बोलेंगे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही क्या है? कम है। तो बता दो बेटा ये इधर भी डीलोकलाइज होगा, यस सर या नो सर? यस सर। आप देख सकते हो बेंजीन रिंग O से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। दूसरा, जब आप ऐसे बनाओगे तो बेटा ये भी इधर डीलोकलाइज होगा,
कीटोन भी यहां से O नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, लेकिन कौन तेजी से लेगा, बेंजीन रिंग या कीटोन? आंसर क्या मिलेगा? कीटोन। क्यों बेटा? क्योंकि कीटोन का माइनस m ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इसमें इसका नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से डिलोकलाइज होगा, बहुत तेजी से इधर आ जाएगा, क्योंकि कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है और नेगेटिव चार्ज जितना तेजी से इधर आएगा, ई पॉजिटिव पर अटैक करने की टेंडेंसी उतना ही कम हो जाता है। अरे बेटा, ये O नेगेटिव को इधर जाना था, O नेगेटिव को ई पॉजिटिव पर अटैक करना था, लेकिन क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज हो गया। यस सर या नो सर? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज, बहुत तेजी से डीलोकलाइज हो गया, तो ई पॉजिटिव पर अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाता है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। एक और, तो इससे ज्यादा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, राइट है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। CH3S डबल बॉन्ड O और यहां पर O नेगेटिव। जानते हो क्या होगा? इसका और इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होता है, बहुत ही इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होता है, इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। जिसके अंदर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही क्या होता है? कम होता है। इसका नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से बेटा डीलोकलाइज होगा, इसका भी होगा, राइट है ना? तो अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लूं, OH के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। बेटा नोट कर लो इसको। न्यूक्लियोफिलिसिटी में नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जैसे मानकर चलिए सिमिलर एटम है बेटा, जैसे मानकर चलिए ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये हमारा है वाटर। इन दोनों में हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करना है। तो बेटा इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब इन दोनों में हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे? अरे जाहिर सी बात है बेटा, इसमें दोनों जगह पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब साफ हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल पर बहुत तेजी से अटैक करेगा। यहां पर केवल एक ही जगह पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी अटैक करेगा लेकिन उतना तेजी से अटैक नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब साफ हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल पर यहां पर बहुत तेजी से अटैक करेगा। इसका मतलब यहां पर इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा और यहां पर उतना ज्यादा नहीं होगा। सो आंसर हमारा ये बन जाएगा। देखो यहां पे ये बन जाएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। चलो सेकंड आते है ना, सेकंड चलो बता दो। NH2 इसका नाम होता है हाइड्रोजन, इसके पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 नाइट्रोजन के भी पास है मेरे प्यारे बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल फिर फास्ट अटैक करेगा, इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेस। आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ऐसे देखो, ये एक दुबला पतला न्यूक्लियोफाइल है ना? जैसे मानकर चलो बेटा ये एक दुबला पतला न्यूक्लियोफाइल है, राइट है, और एक बहुत ही मोटा न्यूक्लियोफाइल है ना? ये बहुत ही मोटा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, और मेरे प्यारे बच्चों सपोज करो ये ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और ये भी ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये भी यहां पर अटैक करेगा और ये भी यहां पर अटैक करेगा। सवाल ये है कि कौन फास्ट अटैक करेगा। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये दुबला पतला न्यूक्लियोफाइल है और ये बहुत ही मोटा न्यूक्लियोफाइल है, दोनों को दौड़ाओ, दोनों को दौड़ाओ,
दोनों को भगाओ, बताओ कौन तेजी से भागेगा, दुबला पतला या मोटा वाला? जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, जो दुबला पतला होगा वो तेजी से भागेगा, मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, ये तुरंत भागेगा और तुरंत इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। सो जाहिर सी बात है बेटा, इसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे सामने दो न्यूक्लियोफाइल है, दुबला पतला न्यूक्लियोफाइल, मोटा न्यूक्लियोफाइल। दुबला पतला दौड़ाओ, बहुत तेजी से आएगा अटैक करने। मोटा वाला यार मोटा है, क्या उतना तेजी से भाग पाएगा क्या? नहीं सर, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी कम होगा। अच्छा एक बार बताओ, मोटा मोटा का मतलब क्या? साइज ज्यादा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें साइज बड़ा होता है वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, वहां पर स्टेरिक इफेक्ट आता है। मतलब जो मोटा है वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, उसका रिएक्टिविटी कम होगा। इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी कम होने का मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो चलो बताओ, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, बताइए बेटा। CH3O नेगेटिव, इसका नाम है मिथॉक्साइड आयन। क्या नाम है बेटा? मिथॉक्साइड आयन। क्लियर? और दूसरा मैं यहां पर लेता हूं CH3CH2O नेगेटिव, इसका नाम है इथॉक्साइड आयन। क्या नाम है बेटा? इथॉक्साइड आयन। चलो बताओ, इन दोनों में से किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? बताओ बेटा। बल्किनेस बढ़ेगा, एक सिंपल सी बात है, बल्किनेस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी कम होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। बताओ, यहां पर मिथाइल है और यहां पर इथाइल है, कौन ज्यादा? अरे O नेगेटिव तो सेम है, यहां पर है मिथाइल और यहां पर इथाइल है। मेरे प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, अगर ये इथाइल है, बल्किनेस आ गया, मोटा आ गया, और अगर मोटा आ जाएगा तो इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आंसर आता है। एक और लेते, यहीं पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर आया H, आइसोप्रोपाइल, और यहां पर O नेगेटिव आ गया, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपॉक्साइड आयन। राइट है, देख सकते हो ये इथाइल है, बल्किनेस कम है, इसके कंपैरिजन में यहां पे 3 कार्बन आ गया, और सबसे ज्यादा बल्किनेस इसमें आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर आ गया बेटा O नेगेटिव, इसका नाम होगा टर्सरी बिटॉक्साइड आयन। क्या नाम होगा बेटा इसका? टर्सरी बिटॉक्साइड आयन। इसमें बल्किनेस ज्यादा है, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते, बता देना। ये N, यहां पर H लिया, ठीक है, ये देख सकते हो बेटा, ये डाइइथाइल अमाइन है। देख लो, यहां पर भी आया इथाइल, यहां पर भी आया इथाइल, डाइइथाइल अमाइन है। दिखा ना? चलो एक और लेते, यहां पर N, ये इधर आया, ये इधर आया, लेकिन यहां से H हटा करके ये ट्राइथाइल अमाइन आ गया। जाहिर सी बात है, इसमें बल्किनेस बढ़ गया तो इसका रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहां पे नाइट्रोजन लिया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये दोनों सेम हो गए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर एक और अल्किल ग्रुप बढ़ा दिया, बल्किनेस बढ़ा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। एक और लेते बेटा, ये इधर आया, ये इधर आया, राइट है ना, ये इधर आया और ये इधर आ गया। जाहिर सी बात है, इसमें बल्किनेस बढ़ गया, इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। राइट है ना? तो ध्यान में रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना? तो अभी तक जो मैं आपको पढ़ा करके दे रहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर था। अब मेरे प्यारे बच्चों हम मूव करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। नोट करो, मेरे प्यारे बच्चों मूव करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी तक मैं क्या बता के दे रहा था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? इफ द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन हम उसे क्या बोलते थे बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अब जो मैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, उसका एग्जांपल मैं पहले आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। CH3 डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, क्लियर हो गया? इसका नाम देखो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, इसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं
DMSO, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। पॉइंट क्लियर हो गया। CH3S डबल बॉन्ड हो CH3, इसका नाम क्या होगा? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एक सवाल है आपसे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता था? अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, हम उसे बोलते थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा? If the hydrogen is not directly attached with the more electronegative element, अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होगा तो हम उसे बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो बताइए यहां पर हाइड्रोजन क्या डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है क्या? आंसर है क्या आएगा? नहीं सर। इसका मतलब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इफ द हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन या कोई भी है, राइट है ना, तो हम उसे बोलेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। DMSO पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली यहां पे, बताओ इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। क्या डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं सर। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। मेरे प्यारे बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम होता है एसिटामाइड। क्या नाम होता है? एसिटामाइड। H हटा दो, मिथाइल ला दो, अब इसका नाम क्या होगा? मिथाइल एसिटामाइड। H हटा दो, एक और मिथाइल ला दो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एसिटामाइड। इसका नाम होगा बेटा डाई मिथाइल एसिटामाइड, राइट है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे DMA, डाई मिथाइल एसिटामाइड, राइट है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। यहां पे नाइट्रोजन भी हो सकता है। क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है क्या? नहीं सर। इसका मतलब ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, या ऐसे देखो यहां पर HC डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है बेटा फार्मामाइड। HC डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या होता है? फार्मामाइड। H हटा दो, मिथाइल ला दो, मिथाइल फार्मामाइड। H हटा दो, एक और मिथाइल ला दो, डाई मिथाइल फार्मामाइड। इसका नाम होगा डाई मिथाइल फार्मामाइड, राइट बेटा। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे DMA, सॉरी डाई मिथाइल फार्मामाइड, DMF, राइट है, डाई मिथाइल फार्मामाइड। इसमें भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं सर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेकर के एक्सप्लेनेशन किया था, वैसे यहां पर भी आते, ध्यान से सुनते चलना, बहुत अच्छे से बेटा ध्यान से सुनते चलना। पूरा डीप लेवल में जाकर के मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से सुनते चलना, राइट है। जैसे मान कर चलो ये बेटा है RL और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं NaF के साथ, राइट है, और यहां पर मैंने यहां पर ले लिया DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। दूसरा मैं फिर से लेता हूं बेटा RL और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं NaI के साथ और यहां पर भी आ गया, बताइए क्या आ गया बेटा? DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट पहले आंसर लेते बेटा। ये L होता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यहां से बाहर हो जाएगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। बताइए Na प्लस L माइनस क्या बाहर हो जाएगा? NaL। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? RF। यहां पर बन जाएगा बेटा RF और प्लस, बताइए बाहर क्या चला जाएगा? NaL। पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर भी देखो R प्लस L माइनस, Na प्लस I माइनस, बोलो बेटा यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? RI और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? NaL। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला रिएक्शन है और यहां पर ये दूसरा रिएक्शन है। अब देख सकते हो पहले R के साथ कौन था? L, लिविंग ग्रुप था। ये लिविंग ग्रुप चला गया और इसके प्लेस पर कौन आ गया? F। मतलब यहां पर NF के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? F निगेटिव। NaI के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? I निगेटिव। अब हमें सिर्फ यही बताना है कि ये F निगेटिव लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है, I निगेटिव भी लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है, लेकिन कौन तेजी से बाहर करेगा? किसका रिएक्टिविटी कम होगा, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? इसको हम चेक करते हैं और इसको चेक करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पॉइंट को पहले ध्यान से सुनना। चलो बता दो, बता ले जाना बेटा, ठीक है। चलो देखो यहां पर ये है HF, ये है HCl, ठीक है, या यहां पर देखो ये है HF, राइट बेटा।
HF है, बॉन्ड को ब्रेक करो, बोलो किस में ब्रेक हो जाएगा? H प्लस और F माइनस में। दूसरा देखो यहां पर HCl, बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, क्लोरीन का साइज बड़ा होता बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, ये भी ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अब आते बेटा HBr, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया, ब्रेक कर दो इसे H प्लस और Br माइनस में। और मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया HI, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया, इसे ब्रेक कर दो किस में? H प्लस और I माइनस में। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। बताइए बेटा, HF का बॉन्ड लेंथ कम है और HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। यस सर या नो सर? यस सर। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, इसका मतलब HI इजीली रिलीज करेगा H प्लस, और जो इजीली H प्लस रिलीज करता है वो होता है मोर एसिडिक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? मोर एसिडिक। और इसका बॉन्ड लेंथ कम है, क्या बॉन्ड इतना तेजी से ब्रेक हो पाएगा क्या? नहीं सर। क्या HF उतना तेजी से H प्लस रिलीज कर पाएगा क्या? नहीं सर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? लेस एसिडिक। उम्मीद करता हूं ये पहले से आपको पता होगा। HF हमारा लेस एसिडिक होता है और HI हमारा मोर एसिडिक होता है। बेटा जो भी एसिड इजिली H प्लस रिलीज करता है हम उसे क्या बोलेंगे? मोर एसिडिक है। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ठीक है ना? तो अगर हम बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट, तो सबसे मोर एसिडिक कौन हो जाएगा? HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl, और सबसे लेस एसिडिक कौन हो जाएगा? HF। उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा HI, जब कोई भी एसिड एक H प्लस रिलीज कर लेता है तो ये जो लेफ्ट रहता है उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। CB मैंने लिख लिया, कंजुगेट बेस, ठीक है ना? जब कोई भी एसिड एक H प्लस रिलीज कर लेता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेफ्ट रहेगा उसे बोल देना कंजुगेट बेस। यस सर या नो सर? यस सर। अगर वो मोर एसिडिक है तो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। और अगर ये लेस एसिडिक है तो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट पता है ना आप लोगों को? अगर ये मोर एसिडिक है तो कंजुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। HF अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। तो सबसे स्ट्रांग बेस कौन होगा बेटा? F माइनस। मतलब F माइनस सबसे स्ट्रांग बेस है, उससे कम Cl माइनस आएगा, उससे कम Br माइनस आएगा, और सबसे कम कौन हो जाएगा बेटा? I माइनस। ये हमारा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेट या बेसिसिटी भी आप इसे बोल सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? इसका मतलब F माइनस हमेशा स्ट्रांग बेस होता है, चाहे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, चाहे वो पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट हो। हमेशा ध्यान में रखना बेटा, F नेगेटिव इज अ स्ट्रांग बेस, I नेगेटिव इज अ वीक बेस। क्यों होता है मैंने डिस्कस करके दे दिया। अब समझना पॉइंट को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब मैं अपने रिएक्शन पर आता हूं। Rl NF के साथ रिएक्शन था, DMSO है, राइट बेटा? तो सबसे पहले मान करके चलो बेटा, NAF का कितना मोल्स लिया? 1 मोल। तो ऐसे समझो, NAF का मैंने कितना मोल्स लिया? 1 मोल। तो ये 1 मोल्स पहले ब्रेक हो जाएगा किस में? Na प्लस और F माइनस में, जैसा प्रीवियस लेक्चर में बताता सेम एज इट इज है। इसका 1 मोल्स लिया तो ये भी बना 1 मोल और ये भी बना 1 मोल। मिस केटायन Na प्लस का भी 1 मोल्स और एनायन F माइनस का भी 1 मोल। यस सर या नो सर? यस सर। ठीक है, अभी ये जो केटायन है याद करो, केटायन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करता था। वैसे मेरे प्यारे बच्चों ये जो Na प्लस है इसका 1 मोल से ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा। देखो कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। एस डबल बॉन्ड O CH3 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, O डबल बॉन्ड एस CH3 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इस पर क्या होता है बेटा? निगेटिव। इस पर क्या होता है बेटा? निगेटिव। सल्फर पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर भी सल्फर पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहां पर आ गया Na प्लस, राइट है ना? देखो ये जो Na प्लस केटायन बना है ये O निगेटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा। एक बार मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, देखो एक बार फिर से ऐसे, देखो एक बार फिर से, एस डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, राइट बेटा? ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली O डबल बॉन्ड एस,
यहां पर आया CH3, यहां पर भी आया CH3, ये आया पार्शियल नेगेटिव, ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कौन है, Na+ है, राइट है। देखो इसके साथ इंटरेक्शन किया, Na+ आयंस है, डाइपोल नहीं है। डाइपोल का मतलब दो पोल होता है, प्लस और माइनस। ये डाइपोल है, प्लस माइनस, ये डाइपोल है। DMSO डाइपोल है, लेकिन Na+ डाइपोल नहीं है, ये आयंस है। तो देख सकते हो ये जो केटायंस है, कौन केटायंस है, Na+। यहां पर बेटा जो Na+ बना है वो DMSO जो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है उसके साथ इंटरेक्शन करता है। इस इंटरेक्शन को क्या बोल देना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हाई अलर्ट, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। याद करो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होता था तो F- जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में वाटर लिया था, वहां पर F- वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो अनायंस मिलता है, ये अनायंस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करता था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये जो अनायंस बना है, ये अनायंस हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, ध्यान से सुनिए। यहां पर जो F- बना है, ये जो अनायंस बना है ना बेटा, वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। मिस अनायन यहां पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, इसलिए इस अनायन को बोलते हैं नेकेड अनायन। नेकेड अनायन, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं करता है, नेकेड रहता है, इसलिए इस अनायन को बोलेंगे नेकेड अनायन। तो एक सवाल पूछा जाता है, नेकेड अनायन किस में मिलता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मिलता है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में मिलता है? आंसर क्या मिलेगा, वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मिलता है, राइट है ना। तो बेटा F- का कितना मोल्स था, 1 मोल। अभी भी कितना रहेगा, 1 मोल, क्योंकि इसने DMSO के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया। तो NaF का भी बेटा अभी भी, F- का अभी भी 1 मोल से, ठीक है ना। चलो दूसरा हम लेते, Na ले लिया, Na को ब्रेक किया किस में, Na+ और I- में, इसका रहा 1 मोल, ये भी बना 1 मोल, ये भी बना 1 मोल। यस सर या नो सर? यस सर। Na+ DMSO के साथ इंटरेक्शन करेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों I- 1 मोल्स था, अभी भी 1 मोल्स रहेगा। अनायन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ किसी भी टाइप्स का इंटरेक्शन नहीं करता। तो F- का 1 मोल्स और यहां पर I- का भी कितना रहा, 1 मोल। अब समझना, आप समझना, F- का भी 1 मोल्स, I- का भी 1 मोल्स, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो अब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे निकालेंगे, उस कंडीशन में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, उस कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे F- I- दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। अब इस कंडीशन में, उसमें बताओ F- पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या था, F- वाटर के साथ बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर चुका था, उसका कंसंट्रेशन कम हो गया था। याद करो, इसका कंसंट्रेशन था 0.1, I- का मैंने लिया था 0.9। I- का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। F- और I- दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। उस कंडीशन में जो स्ट्रॉन्गर होगा लिविंग ग्रुप को तेजी से बाहर करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, F- या I-? आंसर आएगा F-। मेरे प्यारे बच्चों, अगर F- स्ट्रॉन्ग बेस है तो लिविंग ग्रुप को बहुत तेजी से बाहर करेगा। मतलब आप बोलेंगे अब F- का रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू I-। इसका मतलब F- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू I-। तो बस इतना ध्यान में रखना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में अनायंस कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसका कंसंट्रेशन एज इट इज बना रहेगा। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि SN2 SN1 सब में काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनना। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में अनायन का कंसंट्रेशन सेम रहता है। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, F-। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी किसका ज्यादा होगा, F-। उससे कम किसका, Cl-, उससे कम किसका, Br-, और उससे कम किसका, I-। तो एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, इन अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करो।
बेटा अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन करके दिया है उसको मैं यहां पर लिख करके दे चुका हूं, आप इसको देख सकते हो। टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन एटम इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये डीएमएसओ है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, डीएमएफ है डाइमिथाइल फार्मामाइड या डाइमिथाइल एसिटामाइड, डीएमए है, राइट बेटा, ये सभी के सभी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट, इन अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ओनली केटाइन इज सॉल्वेटेड ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन, राइट है, बट अनायंस आर नॉट सॉल्वेटेड क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। सो दीज अनायंस इज कॉल्ड एज नेकेड अनायन। नेकेड अनायन किस में आता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। पोलर प्रोटिक रहा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट, in a polar aprotic solvent a strong base behave as a strong nucleophile, राइट है। और अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहां पर देखो, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा? F नेगेटिव is greater than Cl negative, is greater than Br negative and is greater than I negative। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, एक और एग्जांपल ध्यान से सुनना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कराओ CH4, यहां पर NH3, यहां पर H2O और यहां पर HF, राइट है ना। आपने पढ़ा होगा पीरियड में लेफ्ट राइट चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, पढ़ा है ना। तो देखो बेटा ये आंसर आएगा, राइट है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर हम सबसे मोर एसिडिक की बात करें तो बताओ बेटा सबसे मोर एसिडिक कौन हो जाएगा? HF आ जाएगा। और सबसे लेस एसिडिक कौन आएगा बेटा? CH4। पीरियड में लेफ्ट राइट चलने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो ध्यान से सुनो, अगर ये मोर एसिडिक है, ध्यान से सुनना, ये कैसा है बेटा? मोर एसिडिक है। ये कैसा है? मोर एसिडिक है। और CH4 बताओ कैसा है? लेस एसिडिक है। ये है लेस एसिडिक है। पहले बताओ ये समझ में आ गया? CH4 लेस एसिडिक है। अब यहां से H प्लस हटा दो तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? CH3 माइनस। यहां से H प्लस हटा दो क्या आ जाएगा? NH2 माइनस। यहां से H प्लस हटा दो क्या आ जाएगा? OH माइनस। और यहां से H प्लस हटा दो क्या आ जाएगा? F माइनस। अगर ये मोर एसिडिक है तो इसका कंजुगेट बेस कैसा हो जाएगा बेटा? वीक बेस आ जाएगा। ये आ जाएगा वीक बेस। और अगर ये वीक एसिडिक है तो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपको मिलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो CH3 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल is greater than NH2 negative, is greater than OH negative and is greater than F negative। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट यहां पर आता है बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों एक ही चीज होता है। अगर आपको यह फीलिंग आता है तो यह गलत फीलिंग है बेटा। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों में डिफरेंस होता है, राइट बेटा, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? बेसिकली डिफरेंस क्या होता है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इधर, जैसे मान करके चलो बेटा, देखो मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान करके चलो बेटा, यहां पर मैं अमोनिया लेता हूं, राइट है ना। अमोनिया NH3, ये हमारा अमोनिया। बताओ इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट है। और अगर ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास बेटा अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ शेयर करता है, किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, राइट है ना, तब ये जो बिहेव करेगा एज अ बेसिक। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बिहेव करेगा एज अ बेसिक, मतलब आप उससे बोल देना बेसिसिटी। ये क्या हो जाएगा बेटा? बेसिसिटी। मतलब ये आंसर बन जाएगा HNH और ये H आ गया। ऐसे समझो, यहां पर ऐसे बना लो, ये हो जाएगा प्लस, राइट है ना। तो अगर
किसी भी एटम का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ अगर वो कंबाइन होता है तब उसका नेचर हम वो क्या बोलेंगे, वो बेसिसिटी है, तब उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं रीड करेंगे। और दूसरा मान करके चलो बेटा, ये हमारा है NH3, राइट है, इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर हो गया, इसके पास क्या प्रेजेंट है बोलो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सपोज करो यहां पर अटैक किया CH3 और यहां पे पॉजिटिव के साथ, राइट है ना। अब बताओ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ कंबाइन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट देखो, कार्बन जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना। यस सर या नो सर, यस सर। अब अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ अटैक करे अदर देन प्रोटॉन, मतलब वहां पे प्रोटॉन नहीं होना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना बट वहां पे प्रोटॉन नहीं होना, तब हम उसे क्या बोल देंगे, वो न्यूक्लियोफिलोसिटी है। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? इफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अटैक विद अ प्रोटॉन देन इट इज कॉल्ड बेसिसिटी, एंड इफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अटैक या इंटरेक्शन करेगा विद द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अदर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं होना, राइट है ना, तब उसे क्या बोल देना, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देख सकते हो a nucleophile use its a non-bonding electron, lone pair of electron to attack an electron deficient atom other than proton, right है, मतलब वहां पे प्रोटॉन नहीं होगा। और बेस से अडर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद अ प्रोटॉन, अगर बेस जो शेयर करेगा वो प्रोटॉन के साथ, और न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोटॉन नहीं होगा, अदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो चलो बता दो यहां पर, अगर मैं आपसे बोलो CH3O नेगेटिव, राइट बेटा, और मैं आपसे बोलो CH3 CH2O नेगेटिव, राइट बेटा, और अगर मैं आपसे बोलो CH3 राइट, यहां पर H और यहां पर आ गया O नेगेटिव, और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा CH3 यहां पर आ गया CH3 और यहां पर आ गया बेटा O नेगेटिव, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, राइट है ना, अगर आप देखोगे तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, मींस ये बन जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। यस सर या नो सर, यस सर। लेकिन अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो ये आंसर नहीं आता, बेसिसिटी में ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, CH3 और यहां पर आ गया O नेगेटिव, राइट बेटा, इस पर जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये आ जाएगा। फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, यहां पर O नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा CH3 CH2 यहां पर O नेगेटिव, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा CH3O नेगेटिव, राइट है ना, ये हो जाएगा बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। समझ में आ गया? न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो CH3O नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, लेकिन बेसिसिटी की बात करें तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन का बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो इसका ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज्यादा होगा, बेसिसिटी इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, नोट करो इसको। बेटा ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये आपको SN1 और SN2 में काम देगा, इसलिए इसको याद करके रखो अभी फिलहाल, क्योंकि जब ये SN1 और SN2 में आएगा तो दोबारा हम नहीं बोलेंगे, इसलिए अभी आपको याद करना पड़ता बेटा। R फॉर होता है अल्किल और OS डबल बॉन्ड CF3, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, याद करना पड़ता है इसको। R फॉर अल्किल OS डबल बॉन्ड CF3 से क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपलेट, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ROTF, बस इतना ध्यान में रखना। लिविंग ग्रुप का मतलब जो छोड़ करके चला जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ग्रुप होता है यहां पर L में लिख दे रहा हूं, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। R के साथ जो अटैच होगा बस वो ध्यान में रखना, वो लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कौन है, AOS डबल बॉन्ड CF3। नेक्स्ट आते हैं अल्किल टोसिलेट क्या होता है, ROTS, R फॉर अल्किल, OS डबल बॉन्ड बेंजीनिंग CH3, ये हमारा अल्किल टोसिलेट है। इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, ये लिविंग ग्रुप है, R लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बाद वाला जो होता है वो लिविंग ग्रुप है, राइट है ना। अल्किल ब्रोसिलेट जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ROBS से,
और यहां से ऐसे कट मार दो ओ एस डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग Br, ये होता है बेटा अल्किल ब्रोसिलेट। नेक्स्ट आते हैं अल्किल मेसिलेट, आर के साथ ये बेटा ये जो अटैच होता है ना यही हमारा होता है मेसिलेट। मेसिलेट क्या होता, ओ एस डबल बॉन्ड ओ CH3, ये आपको याद करना पड़ेगा। अल्किल ट्रिपलेट आर ओ एस डबल बॉन्ड ओ CF3, अल्किल टोसिलेट ये, ब्रोसिलेट ये और मेसिलेट ये, ठीक है ना। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कुछ लिविंग एबिलिटी है, जैसे अगर मैं आपसे पूछो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप, तो बेटा ये कंसीडर कर लेना अजाइड डाइएजोनियम होता है, बस ध्यान में रखना इसमें लिविंग ग्रुप ये होगा, है ना, जो आर के साथ है सबसे बेटर लिविंग ग्रुप ये, उससे कम ट्रिपलेट, उससे कम टोसिलेट, ध्यान में रखना ये लिविंग ग्रुप है, ये एल फॉर लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, जिसके नीचे मैं एल लिख दे रहा हूं ये हमारा बेटा लिविंग ग्रुप होगा, राइट है ना, ये लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, एच हमारा यहां पर लिविंग ग्रुप है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, N2+, उससे कम ट्रिपलेट, उससे कम टोसिलेट, उससे कम ब्रोसिलेट, उससे कम मेसिलेट, उससे कम I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी है, राइट है ना। और कल से हम स्टार्ट करेंगे SN2, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, राइट बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बने रहिए टीम RCC के साथ और बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ एंड एंजॉय करते रहिए द ग्रेट HDA। थैंक यू सो मच बेटा।